अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात तनाज़े से बढ़कर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत 7+ % जो है, यानी 7% से ज्यादा भारत इस वक्त ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान 2.3%। रिजर्व जो है वो भारत के 688 अरब डॉलर्स के हैं। 688 अरब डॉलर के रिजर्व्स है जो भारत के पास पड़े, जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रात अफगान हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर उन खवाजी दहशतगर्दों की पुष्पनाही की है जिन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दी की कोशिश की। मीटिंग हुई, वहां पर अजरबैजान को बोल दिया कि भैया ये टेबल पे क्या कर रहा है जिहादी, उसको टेबल से बाहर निकालकर बाहर पानी पिलाने के लिए हमने बिठा दिया। आपने मारना हो हाथी को, उसके बच्चे को पकड़ लो, हाथी अपने कंट्रोल में आ जाएगा। वही हाल किया है तुर्की। भारत की पोजीशन अपने मुल्क के इंटरेस्ट में है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, वो अपने इंटरेस्ट को हर हद तक जाके सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तस्वीरें मैं स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूं, जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। उसकी तरफ देख रहा है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, और हम जैसे शर्म से पानी पानी होते चले जा रहे हैं। लेकिन पटवार खाने में सुकून है, रावी चैन ही चैन लिखता है। दोनों ममालिक के दरमियान मामलात सिक्योरिटी के साथ साथ सिफारती तनाज़े की शक्ल भी इख्तियार। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जो पिछले दिनों SCO समिट हुई थी, जिसमें हमने बहुत ही अलग अलग दृश्य देखे थे बिटवीन व्लादिमीर पुतिन, जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। अब ये सारी चीज़ों के बीच में इंडिया ने अज़रबैजान को ठोका क्योंकि वो टर्की का पालतू बना हुआ है। और उसके अलावा अगर आप देखो तो चाइना के साथ भी सिचुएशन अजीब से, मतलब चाइना एकदम साइडलाइन हो गया क्योंकि SCO की समिट में जो क्या है कि चाइना जो है, पाकिस्तान जो है वो चाइना का पालतू है तो उसको वो संभाल के रखता है। लेकिन इंडिया के एंट्री की वजह से, या फिर कहे कि इंडिया ने इस समय अग्रेसिवली यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया और वो सारी चीज़ों को लेकर सिचुएशन ये हुई कि पाकिस्तान बिल्कुल ही साइडलाइन हो गया। और यहाँ पर डिस्कशन भी यही हो रहा है कि अगर इंडिया के पास इतने $700 बिलियन के आसपास का रिजर्व पड़ा है, 680-700 बिलियन के आसपास, तो पूरी दुनिया उसके सामने झुकेगी, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। तो बेसिकली ट्रंप जो है वो कह रहे हैं इट इज गेटिंग लेट, भाई जल्दी करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, और वो सही कह रहा है। भारत की पोजीशन क्या है, यह बहुत बड़ी अहम बात है। भारत की पोजीशन अपने मुल्क के इंटरेस्ट में है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, वो अपने इंटरेस्ट को हर हद तक जाके सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से अगले दिन कहा गया था कि जी हमें पता है कि जी किस तरीके से जो है वो एक तबादुल कायम रखना है वेस्ट के साथ और रशिया और चाइना के साथ ताल्लुकात के अंदर। तो इंडिया इसी चीज के ऊपर आप देखें हमेशा से हमने तो शुरू में जाके अमेरिका के साथ बैठ गए, भारत रशिया की तरफ गया, लेकिन अमेरिका से ताल्लुकात वक्त के साथ साथ बेहतर किए। जिस बंदे ने या जिस कंट्री ने भारत से लिया पंगा, मोदी जी उस चीज को भूल नहीं सकते। अभी SCO की मीटिंग हुई, वहां पर अजरबैजान को बोल दिया कि भैया ये टेबल पे क्या कर रहा है जिहादी, उसको टेबल से बाहर निकालकर बाहर पानी पिलाने के लिए हमने बिठा दिया। मिलने भी नहीं दिया किसी को। ये है पावर मोदी जी की। लेकिन आपने सोचा होगा कि यार अजरबैजान क्यों, वहां पर तो तुर्की भी बैठा था। कई लोगों ने बोला कि सर तुर्की बैठा है तो अजरबैजान को आपने टारगेट क्यों किया। यही तो जियोपॉलिटिक्स है। आपने मारना हो हाथी को, उसके बच्चे को पकड़ लो, हाथी अपने कंट्रोल में आ जाएगा। वही हाल किया है तुर्की का। अब तुर्की को कंट्रोल करने के लिए आपने अजरबैजान पकड़ लिया, प्लस 2-3 हरकतें और हुई हैं। ये सारे के सारे मुद्दों के ऊपर आप डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा भारत में डी रेडिकलाइजेशन के लिए बहुत काम आएगा। मैंने डी रेडिकलाइजेशन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया कि SCO में किस तरह से हम डी रेडिकलाइजेशन की और टेरर फंडिंग के ऊपर, रोक के ऊपर हम बात कर चुके हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है GDP का, कि वो मुल्क पूरे साल के अंदर क्या पैदा करता है और कितना पैदा करता है और उसकी मालियत क्या है। भारत का GDP 3,890 अरब डॉलर, 3,890 अरब डॉलर, और उससे 10 गुना से भी कम पाकिस्तान का GDP 374 अरब डॉलर। यह है जनाब 10 गुना से ज्यादा का फर्क।
फिर आ जाए जी पर कैपिटा इनकम। अब आप ये कहेंगे भारत बड़ा मुल्क है, उसका जीडीपी ज्यादा है, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, जीडीपी कम है। जी ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान से बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क हैं, उनका जीडीपी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब आप आ जाए पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब ये होता है कि अगर उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए उनका जीडीपी ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं उनके जीडीपी को उनकी आबादी के ऊपर तकसीम कर देते हैं और हमारे जीडीपी को हमारी आबादी के ऊपर तकसीम कर देते हैं, तो जवाब आपके सामने आ जाएगा। इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, कि एक आदमी एवरेज कितना पैसा बनाता है इस मुल्क में रहते हुए। तो नाज़रीन, पर कैपिटा इनकम जो है वो $2880 पर कैपिटा इनकम है इंडिया में, $2880। पाकिस्तान में ये है $1588। तो यहां पे भी जो है 1.7 गुना का फर्क है, 1.7 टाइम्स इंडिया का पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा है। अब ग्रोथ पे आ जाए कि कौन मुल्क अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, उसकी इकोनॉमी आगे चल रही है, तो भारत 7+ जो है, यानी 7% से ज्यादा भारत इस वक्त ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान 2.3%। रिजर्व जो है वो भारत के $688 अरब के हैं, $688 अरब के रिजर्व्स है जो भारत के पास पड़े, जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकता है। तुर्की और अजरबैजान ने मिलकर के पाकिस्तान का साथ दिया और इसीलिए पाकिस्तान जानता था पहलगाम अटैक करेगा, भारत रिटेलिएट करेगा, और उस समय उनको इस बार डिसाइड कर लिया था उन्होंने कि उनको जवाब देना है भारत। तो ड्रोन्स वहां से आए, ट्रेनिंग वहां से मिली, जो कुछ भी इन्होंने करना था वो उस समय किया। जब भारत ने इस बात को इंटरनेशनल फोरम पे उठाया तो इसने अजरबैजान ने इसको बदले की कार्यवाही बताया और बदले की कार्यवाही बता करके पाकिस्तान के साथ ये भाई साहब खड़े हो गए। इनका एक मानना था कि हम तुर्की के साथ हैं, तुर्की नेटो का मेंबर है और वो हमारा साथ दे रहा है, तो जो हमें नेटो का सपोर्ट मिल रहा है इसके कारण हम भारत को टैकल कर लेंगे। तो इन्होंने सीधे सीधे अलाइन कर लिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, दैट इज पाकिस्तानी एक्शन से। अब भारत ने क्या किया कि इसको काउंटर किया। किस तरीके से कि पहले इनको एससीओ में ये आए, ये किनारे पे बैठे रहे, इनके वोटिंग अधिकार इन्होंने ले लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली अजरबैजान ने अगली गलती क्या की, रशिया को कहा कि तुम्हारी वजह से हमको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हानि हो रही है, तो तुम हमको पैसे दो। एक तरफ मोदी जी से पंगा लिया, दूसरी तरफ इन्होंने पुतिन से पंगा ले लिया और ये सोच रहे थे कि फिर ये चाइना के वरद हस्त के नीचे एससीओ समिट में आएंगे और वोटिंग अधिकार पा लेंगे। अब पुतिन और मोदी, इनसे तो अमेरिका घबरा रहा है। चलिए, तो अब इन्होंने जो है टाइजिन एससीओ समिट जो ये अभी हुआ, इसमें इनको वोटिंग अधिकार नहीं। अब दूसरा जो इससे पहले भारत कर चुका है अजरबैजान के साथ, वो ये है, इनके बगल में एक आर्मेनिया नाम का देश है जो हमारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जब तुर्की और अजरबैजान मिलके आर्मेनिया को सप्रेस कर रहे थे, वो चाहते थे कि ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जा रहा है इससे हमको इकोनॉमिक फायदा तो एटलीस्ट हो जाए, अगर कुछ और नहीं मिल रहा। और ये इनकी एज ओल्ड तरीका है, पहले भी जितने भी व्यापारिक मार्ग होते थे उनसे ये लोग हफ्ता वसूली करके लाते थे, कारण कोई काम तो करना नहीं है, तो अब उसका प्रोटेक्शन करना है। तो ब्रह्मोस, मेनाका, ये सब आर्मेनिया को देने की बात हुई। अभी उनके बेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप हैं, जो ताल्लुकात हैं वो कम्युनिटीज के दरमियान होते हैं। अमेरिका के किसी भी शहर में जो आपको एक बड़ी एक कम्युनिटी, अगर आप इमिग्रेंट्स की बात करें तो आपको इंडिया के लोग नजर आएंगे। सिर्फ ये नहीं कि कम्युनिटी के अंदर रहने वाले, आपको उनके बड़े इदारों में, उनके टेक के इदारों में, मेडिकल साइंसेस के अंदर आपको उनके बेशुमार लोग नजर आएंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये कह देना कि जी अमेरिका और भारत के दरमियान तल्लुकात इधर हो गए और उधर हो गए, डोनाल्ड ट्रंप दिन रात उनकी ये ख्वाहिश है कि जो टॉप ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके साथ मामलात को उस लेवल पे लाया जाए, उस तरह पे लाया जाए कि जिसमें अमेरिका का फायदा हो और मामलात आगे चलें।
ये असल सूरत हाल है हमारे यहाँ जी। अल्लाह ताला खराब भी कर दिए और सारा कुछ कर दिया है। इतने बड़े लेवल पे ट्रेड जब चली जाती है तो वो फिर इस तरह के मामला के ऊपर ख़त्म होने की तरफ कभी भी नहीं जा सकती। ये ग्राउंड रियलिटीज नहीं है। हम जो लोग ट्रेड करते ही नहीं है या हमारा वॉल्यूम ट्रेड का किसी भी मुल्क के साथ जिस लेवल पे है हम जानते हैं, और हम इस तरह की बातों के अंदर पता नहीं किस तरह तजिए और तबसरे कर सकते हैं जो रेगुलर कंट्रीज के आपस के मामला हैं। कि आप इस एम्यूनेशन को लेकर के सशक्त हो जाइए तो आप इधर तुर्की का भी मुकाबला कर सकते हैं, उधर अजरबैजान का भी मुकाबला कर सकते हैं। तो छोटी छोटी स्कफल्स जैसे भारत और पाकिस्तान में होती रहती ना, इधर से बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशन हो गया, वैसे सीज फायर वायलेशन आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ होती रहती है। अब ऐसे में, और जनरली अजरबैजान करता है, तो ऐसे में जब इनको अच्छे वेपन मिल जाएंगे तो अजरबैजान इस चीज से पीछे हटेगा और जो इंटेंशन है कि वो आर्मेनिया को परेशान करना छोड़ देगा। अब अगले स्टेप पे आते हैं। तुर्की और अजरबैजान यहाँ से अलग होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि तुर्की पार्ट है एससीओ समिट का, वोटिंग राइट है, सब कुछ है, उसके हित सुरक्षित है। लेकिन अजरबैजान को हम किनारे कर दिया। अब अजरबैजान तुर्की से हेल्प मांगेगा कि भाई हमको भी वोटिंग चाहिए। तुर्की भी कोशिश करेगा कि ये वोटिंग राइट मिल जाए ताकि हमारा पल्ला +1 का हो जाए, और भारत ये कोशिश करेगा कि जितने ऐसे देश हैं उनके वोटिंग राइट खत्म हो जाए, वो साइड लाइन हो जाए और उनको निकाला जा सके। इससे पहले ब्रिक्स में आने की कोशिश की थी तुर्की ने, हमने उसकी ज्वाइनिंग ब्लॉक कर दी थी, तो हमने ये थोड़ा सा लेसन तुर्की को सिखाया। लेकिन जब हम मेडिटेरेनियन सी में आते हैं और हम आईमैक की सोचते हैं तो तुर्की इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? आईमैक को वो रास्ता भी दे सकता है और बहुत अच्छी तरीके से ब्लॉक भी कर सकता है। उसकी पोजीशन ऐसी एडवांटेजियस पोजीशन है मेडिटेरेनियन में। इसलिए हमने जो कुछ भी किया वो तुर्की के विरोध में ज्यादा नहीं, तुर्की का एडवांटेज हम आईमैक में लेना चाहते हैं। इधर तुर्की पीओके का इशू उठा रहा था तो हमने साइप्रस का इशू उठाना शुरू कर दिया। जैसे हमारे लिए पीओके है वैसे तुर्की साइप्रस के लिए है। तुर्की साइप्रस को अपना हिस्सा मानता है, हमने साइप्रस की इंडिपेंडेंस की बात करनी शुरू कर दी। ऑफ लेटली एक चीज और हुई, जो इजराइल के ज्यूज हैं वो जा करके साइप्रस में अच्छे से सेटल हो रहे हैं। अब अगर ज्यू सेटलमेंट साइप्रस में हो जाता है जिसकी लैंड कनेक्टिविटी तुर्की के कुछ एरिया से है, तो धीरे धीरे वहां पे आप देखिएगा कि तुर्की का प्रभाव कम हो जाएगा और इजराइल दो तरफ से तुर्की को काउंटर करने की पोजीशन में आ जाएगा। हमको मालूम है नेतन्याहू मोदी जी के अच्छे दोस्त